यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव में शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम 5 का पंच। वही प्रोग्राम जिसके तहत हम 5 खबरों को 5 फैक्ट्स के साथ आपके साथ डिस्कस करते हैं। आइए जान लेते हैं आज हम कौन कौन सी जो न्यूज़ है उन पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कैग के बारे में, फिर हम जानेंगे WPA मतलब वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में, हम जानेंगे GCC मतलब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में, हम जानेंगे NHRC मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में, और कुछ मिसलेनियस न्यूज़ हैं जिनके बारे में आज हम जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं ज्ञान की। तो आज की ज्ञान की बात में है कि हुनर की वैल्यू तभी है जब वो किसी की भलाई के लिए उपयोग में हो। तो ये बिल्कुल सच बात है कि अगर हमारे पास कोई हुनर है तो वो तभी काम का है जब वो किसी की भलाई हो, किसी का उससे काम चल सके। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, और आज का हमारा पहला टॉपिक है कैग। न्यूज़ में क्या है, कैग है क्या, इसके बारे में आज हम जानेंगे। कैग हमारा कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये उसका फुल फॉर्म होता है। न्यूज़ में क्या है, न्यूज़ में है कि कैग एक रिपोर्ट आई है जिसके तहत जो नोएडा अथॉरिटीज़ हैं उसको काफ़ी झटका लगा है। मतलब कैग रिपोर्ट टीयर इनटू नोएडा अथॉरिटी, मतलब आंसू ला दिए हैं नोएडा अथॉरिटीज़ को। मतलब बहुत ही दुखदाई है नोएडा अथॉरिटीज़ के लिए। कहा है उस रिपोर्ट में कि लैप्स ऑफ प्रोबिटी, मतलब चीज़ों को सही से अनुमान नहीं लगाया गया है, उस पर जांच नहीं की गई है। इंटेग्रिटी और एथिक्स, तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स का मैं बता देता हूँ। इंटेग्रिटी एक ऐसी क्वालिटी होती है ह्यूमन बिहेवियर की कि हम उस समय अच्छा काम करें जब हमें देख ना रहा हो। मतलब हमें अच्छा काम तब भी करना है जब हमें कोई देख ना रहा हो। मतलब हमें अच्छा काम करते रहना है वेदर वी आर वॉच्ड और नॉट वॉच्ड बाई एनीवन। तो ये इंटेग्रिटी होती है। एथिक्स का मतलब एक ऐसा ह्यूमन वैल्यू है जिसका है कि आपके अंदर जो मानवता है कि नहीं है, मतलब सही गलत के साथ साथ आपके अंदर जो मानवता है वो नहीं है, वो एथिक्स होता है। हालांकि इसके और बहुत सारे ब्रॉड मीन्स हो सकते हैं, बट लेमन लैंग्वेज में मैंने आपको बताया। तो कैग की रिपोर्ट थी नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ और उसमें बताया गया कि इन चीज़ों की कमी थी। आइए जानते हैं कैग के बारे में। जैसे कि आपको बताया कि इसका फुल फॉर्म स्पेलिंग देखिएगा, कभी कभी क्या होता है कि जब इसका फुल फॉर्म पूछते हैं एग्जाम्स में तो कंट्रोलर लिख देते हैं, यहाँ पे कॉम्प्ट्रोलर है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऑडिटर जनरल होता है हमारा, ऑडिट करते हैं। यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और ये अंडर आर्टिकल 148 के तहत है, ध्यान देना है। कैग किस आर्टिकल में आता है, 148 आर्टिकल में आता है। इसके बाद जो कैग होता है ये एम्पावर्ड होते हैं, ऑडिट करते हैं सारे जो भी रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर होता है। अभी यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन की अगर बात कर लेते हैं तो जो यहाँ पे रिसीप्ट लिखा है ना, तो इसको अगर प्रोनाउंस करेंगे तो होता है रिसीट। तो जो भी रिसीट्स होती हैं और एक्सपेंडिचर्स होती हैं गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट्स के, उनको ये ऑडिट करते हैं। कैग मतलब जो और भी बहुत सारे, जैसे ऑडिट कोई कर लिया, वो ऑडिट क्या होगा कि एक पार्लियामेंट्री जो कमेटी होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, उसके पास रखा जाता है। वो इसके बाद उस पर डिस्कशन करते हैं। तो दिस इज़ कैग क्या करता है, और कैग की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो पार्लियामेंट में किस बॉडी के थ्रू जाती हैं या उन पर डिस्कशन किया जाता है। समझ में आपके आ गया होगा। अपॉइंट जो कैग होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा होते हैं। जो टर्म लेंथ होती है वो 6 ईयर 65 ईयर्स ऑफ एज होती है, ध्यान देना है। ऐसे हमने जो कल भी डिस्कस किया था उसमें भी हमें ध्यान देना था कि जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं वो भी 6 ईयर 65 ईयर्स, जो भी इससे पहले होगा। कैग की रैंक जो है वो 9th है। अभी ये ध्यान देना कि यहाँ पे एक नया मैंने यहाँ पे पॉइंट जोड़ा है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस का मतलब होता है जैसे हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे देश के पहले नागरिक होते हैं, मतलब सर्वोच्च नागरिक होते हैं, तो उनका जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है वो फर्स्ट होता है। इसी तरीके से जो कैग का रैंक होता है वो 9th होता है, सिमिलर टू CGI जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है कि कैग का ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या रहता है। इसका तभी मिस्टर गिरीश चंद्र मुर्मू हमारे कैग मतलब जो कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल हैं वो हैं। 8 अगस्त 2020 को ये बने थे। इससे पहले जो मुर्मू साहब थे, इससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे हमारी UT जो कि JNK थी। तो जब JNK बनी थी उसके पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो मिस्टर गिरीश चंद्र मुर्मू थे। अभी एज ऑफ नाउ वो कैग के पद को विराजमान है, उस पर वो बैठे हुए हैं। तो ये था कैग के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैग करता क्या है। जितने भी एक्सपेंडिचर और रिसीट्स होती हैं, जितने भी हम बोल सकते हैं जितने भी खर्चे आदान प्रदान होता है गवर्नमेंट के, इधर वो स्टेट हो या सेंट्रल हो, उनका ऑडिट करता है और वो उनकी ऑडिट रिपोर्ट
पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो कि एक पार्लियामेंट की या लेजिस्लेचर की कमेटी होती है, उस पे जाके वो उसको देते हैं। फिर वो कमेटी इस पे डिस्कशन करती है और उसके अकॉर्डिंग हमारा बजट और एंड ऑल सारी चीज़ें फाइनलाइज्ड होती हैं। तो ये था कैग का काम। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा वो भी बात करेंगे। हम जान लेते हैं न्यूज़ में क्यों है। न्यूज़ में है लोकसभा, एलएस मतलब लोकसभा। लोकसभा ने अभी एक नया बिल पास किया है। वो बिल है या लोकसभा में बोला गया है कि गवर्नमेंट ब्रिंग बिल टू अमेंड वाइल्ड लाइफ लॉ। तो जो बहुत पुराने हो चुके हैं 1972 के लॉज हैं हमारे वाइल्ड लाइफ के, उनको अमेंड करना चाहिए। और इस पर एक एक्ट भी मतलब बिल भी आ रहा है सॉरी, समय आने पे उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अभी जान लेते हैं कि जो हमारा 1972 का एक्ट था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वो क्या था। आपको पता ही कि दिस इज जो एक्ट था इनेक्टेड फॉर प्रोटेक्शन। आपको पता ही पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है मतलब कि वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए। अभी हमें ध्यान देना कि वाइल्ड लाइफ क्या होता है। तो वाइल्ड लाइफ मतलब जंगलों में क्या होता है, एक तो एनिमल्स होते हैं और दूसरे प्लांट्स होते हैं। तो इस वजह से जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो दोनों चीज़ों को कटर करता है। एनिमल स्पीसीज जो भी है एज वेल एज प्लांट की स्पीसीज, ये दोनों को कटर करता है। इसके साथ ये बढ़ता है। इस एक्ट में क्या थे, 6 शेड्यूल में ये मतलब इसको बांटा गया था और हर एक शेड्यूल का अपना एक इम्पोर्टेंस था प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग। शेड्यूल 1 और 2 में ऐसे पौधे या ऐसे प्लांट्स या ऐसे एनिमल्स रखे गए थे जिनका प्रोटेक्शन 100% ज़रूरी था और उनका मतलब उनका दोहन या उनका हम बोल सकते हैं कि उनका हंटिंग करना बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड था। तो ये शेड्यूल 1 और 2 में रखे गए थे। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स थे। एनिमल्स जैसे हमारा टाइगर है, पैंथर्स हैं, ये सारे शेड्यूल 1 में रखे गए थे क्योंकि इनका हंटिंग करना मतलब इनका हंटिंग बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड था। और बहुत सारे, जैसे अभी आपने सुना होगा कि सलमान खान का केस था, तो उनमें से यही था कि कुछ ऐसे हमारे जो एनिमल्स हैं जिनको बिल्कुल प्रोहिबिट रखा गया है कि उनको हम हंट नहीं कर सकते। फिर शेड्यूल 3 और 4 में वो भी प्रोटेक्टेड थे, बट उनमें क्या था कि अगर आप उनको हंट करते हैं या उनको उस प्लांट स्पीसीज़ को हार्म पहुंचाते हैं तो आपको पेनल्टी मिलेगी, बट थोड़ा सा कम, इस तरीके से था। इसके बाद शेड्यूल 5 में कॉमन जैसे क्रोज हो गए, फ्रूट बैट्स हो गई, रैट्स, माइस, चूहे वगैरह जो हो गए, ये इनका नाम था। ये सब मतलब इनको उस ग्रुप में या इस शेड्यूल में डाला गया। और ये वर्मिन थे। वर्मिन का मतलब होता है कि वर्मिन का मतलब एक तरह के होता है कि राक्षस टाइप, या कि हंट कर सकते हैं उसको। तो जो शेड्यूल 5 में जितने भी चीज़ें थी उनको वर्मिन की कैटेगरी में रखा गया, मतलब इनको हम हंट कर सकते हैं फ्रीली, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो हमारा शेड्यूल 6 था वो ऐसे प्लांट स्पीसीज़ का था जो कि प्रोहिबिटेड करता था कल्टीवेट करने का और प्लांटिंग करने का। ऐसे बहुत सारे, जैसे अफ़ीम की खेती हो गई और बहुत सारे ऐसे जो मतलब नारकोटिक्स से रिलेटेड होते हैं, उन प्लांट्स को बहुत ज़्यादा कल्टीवेट और प्लांटिंग करना शेड्यूल 6 में रखा गया और उन पर प्रोहिबिजन लगाया गया। तो ये हमारे 6 शेड्यूल थे। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। एग्जाम्स में कभी कभी ये पूछ दिया जाता है कि जो हमारा 1972 एक्ट था उसमें कौन कौन से शेड्यूल हैं। फिर कभी कभी पूछ दिया जाता है कि 1 और 2 में कैसे एनिमल कैटर किए जाते हैं और कौन से शेड्यूल के हैं जिनमें हम फ्री हंट कर सकते हैं। तो शेड्यूल 5 के ऐसे एनिमल्स या ऐसी स्पीसीज़ हैं जिनको हम फ्रीली हंट कर सकते हैं। इसके बाद क्या है कि जो पेनल्टीज़, अभी जैसे मान लीजिए कि कोई टाइगर है, उस टाइगर को किसी ने सपोज़ कीजिए कि हंट कर दिया, तो वो अब जैसे टाइगर है उसका तो कोई फैमिली नहीं है ना, तो उस टाइगर का जो मर्डर हुआ है या जो हंट हुआ है, उसका जिसने उसको मारा है उसके खिलाफ कैसे चार्जशीट होगी, क्या करेगा, कौन करेगा। तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि जो पेनल्टीज़ होती हैं, सबसे पहले तो वो सेक्शंस 51 में बता रखे हैं कि आपको क्या क्या मारने पे क्या क्या पेनल्टी होगी। अब चार्जशीट कौन करता है अगर कोई ऐसा केस होता है, ऐसा इंसिडेंट होता है, तो देखिए एक वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है कि अगर वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कोई क्राइम होता है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं बहुत सारी मूवीज़ भी बनती हैं कि हमारे जो चंदन के पेड़ होते हैं बहुत महंगी, इनकी जो लकड़ी होती है बहुत महंगी हो जाती है और बहुत पवित्र मानी जाती है बहुत सारे टर्म्स में, तो इस पर रोकथाम लगाई जाती है। तो उस पर रोकथाम कौन लगाता है, उस पर लगाता है यही वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो सहभागी होता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर इस तरह के कोई केस होता है तो या तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खुद ही, अगर मान लीजिए कोई फॉरेस्ट है तो उसका ऑब्वियसली एक डिपार्टमेंट होगा, जैसे पता चलता है कि उसके एरिया में मारा गया है तो वो डिपार्टमेंट इटसेल्फ चार्जशीट रेज करा सकता है,
अगर कोई जानबूझ के जिसने मारा है उसके अगर जान गए हैं तो उसके खिलाफ, और अगर कोई नहीं मारा गया है तो एनोनिमस चार्जशीट रेज की जा सकती है। तो ये एक होता है, या तो वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो के पास ये खबर जाती है और वो लोग केस दायर करते हैं और फिर उस पर छानबीन होती है और एक पूरा पेनल्टी का सिस्टम जो बना हुआ है वो बनता है। तो दिस इज़ एक छोटी सा जानकारी थी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में। ज़्यादातर इसी के तहत क्वेश्चंस आते हैं। और कुछ बोला जाता है कि इससे पहले क्या था कि हमारे 5 टाइगर रिजर्व्स थे, फिर धीरे धीरे करके इसमें अमेंडमेंट्स हुए और एक्सटेंशन ऑफ टाइगर रिजर्व्स, और जो हमारे जो क्या कहते हैं जो नेशनल पार्क वगैरह हुए, तो इस ये चीज़ें धीरे धीरे करके इन्हेंस हुई। बट एग्जाम्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इतना उनके क्रोनोलॉजिकली नहीं पूछते कि कब क्या हुआ कब क्या हुआ। वो तो अमेंडमेंट हुए और चीज़ कुछ से कुछ हो गई, वो अलग टर्म्स में आ जाते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इतना ही है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल की। जैसे कि आपको पता चल रहा होगा कि गल्फ नेशंस हैं हमारे, और उनका एक कॉरपोरेशन है, उस कॉरपोरेशन का काउंसिल है। न्यूज़ में क्या है कि FTA मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टॉक्स हो रही हैं कनाडा से। किसकी? इंडिया की। बात इंडिया की हो रही है। इन मार्च में कनाडा से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे कुछ बात सूचित होगी। जो GCC मतलब गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल है, वो भी इस पैक्ट को जो होने वाली है उसको देख रहा है, और इंडिया GCC से भी चाहता है कि इस तरीके का एक एग्रीमेंट हो जाए, फ्री ट्रेड का एग्रीमेंट हो जाए। चलिए अभी बात कर लेते हैं हम गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल की। तो सबसे पहले कि कॉरपोरेशन काउंसिल फॉर द अरब स्टेट्स ऑफ द गल्फ, जो हमारा गल्फ है उसके जो अरब स्टेट्स हैं उन सबका एक समूह है। इसी को जाना जाता है किससे? गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल से। इट इज़ अ रीजनल इंटरगवर्नमेंटल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन। ध्यान देना है कि एक रीजनल है, क्योंकि गल्फ नेशन से ही हैं जितने गल्फ में, वो बे ऑफ गल्फ है हमारा, उसमें जितने भी नेशंस हैं उसको कैटर करता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये एक रीजनल तो समझ में आ गया। इंटर गवर्नमेंटल मतलब है कि बहुत सारी गवर्नमेंट, क्योंकि आसपास जो भी देश हैं उनके साथ मतलब बहुत सारी गवर्नमेंट्स में पार्टिसिपेट कर रही है। बट रीजनल पॉलिटिकल है मतलब राजनेताओं से मिलकर बना हुआ है। इकोनॉमिकल है मतलब इकोनॉमी के बेसिस पे बना हुआ है। इसमें कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं इस जो कॉरपोरेशन में? बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट। ये जो नेशंस हैं वो आई थिंक 7 नेशन है, वो इस गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल में जुड़े हुए हैं। सारे जो करंट के मेंबर हैं उनमें मोनार्चीज़ मतलब राजशाही सत्ता है। किसी पे राजशाही सत्ता आधी है, किसी पे ज़्यादा है, बट ओवरऑल सब में राजशाही सत्ता है। तो ये भी ध्यान देना है। कभी कभी अगर पूछ दिया जाता है तो कोई एक दे दिया जाए कि जो भी गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के स्टेट्स हैं उनमें क्या मोनार्ची है कि नहीं है, तो उनमें अभी तक जितने भी हैं सब में है। GCC जो साइंड हुआ था या जो फॉर्म हुआ था वो हुआ था 25 मई 1981 को। हेडक्वार्टर इसका रियाद सऊदी अरबिया में है। तो इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, कभी कभी पूछ देते हैं। स्पेशली मोनार्ची वाला याद रखिएगा। इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इस कॉर्पोरेशन के? तो ऑब्जेक्टिव थे कि कस्टम यूनियन, हमें जो कॉर्पोरेशन था उनको क्या करना था कि अपनी बाउंड्रीज फ्री कर देनी थी। कस्टम्स जो कस्टम टैक्सेस लगते हैं या कस्टम पे बहुत सारी डिले होता है मटेरियल का, वो ना हो, तो कस्टम यूनियन हो गया। एक कस्टम यूनियन था, क्योंकि इकोनॉमिक यूनियन है, कस्टम भी इकोनॉमी में ही आ जाता है। इसके बाद कॉमन मार्केट था, तो एक कॉमन मार्केट देना था सारे नेशंस को जो भी इस ग्रुप में थे, इस काउंसिल में थे, कि एक कॉमन मार्केट मिल जाएगा जो कि जहाँ पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल उत्पाद होता है, तो उसके लिए एक अच्छा आउटसोर्स के लिए विजन मिल जाएगा। और एक कॉमन करेंसी की हमारा ये जो कॉर्पोरेशन होगा उसकी एक हम कॉमन करेंसी रखेंगे। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स थे। काफ़ी हद तक ये ऑब्जेक्टिव्स पूरे भी हुए और काफ़ी मजबूत ये गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के रूप में उभरा है। काफ़ी देश इसकी तरफ देखते हैं कि इस काउंसिल से उनका टाई अप हो जाए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो जाएं। इंडिया उनमें भी है लगा हुआ है इस कतार में, देखते हैं क्या होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल। आगे बढ़ लेते हैं। आज का हमारा जो चौथा टॉपिक है वो है NHRC मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। न्यूज़ क्या है? तो जैसे अभी आपने देखा था कि कुछ समय पहले मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि जो हमारा एक मिज़ोरम मणिपुर में नागालैंड में एक मतलब एक बोल सकते हैं कि अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 18 निर्दोष मारे गए थे। तो उसी के लेके वहाँ पे असम और नागालैंड में बहुत सारा हौ-हल्ला मच रहा है कि जो हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है या जो ह्यूमन राइट्स हैं वो डिफ़र हो रहे हैं। तो कुछ उनके लिए होना चाहिए कि इतने निर्दोष मारे गए थे गलती से।
तो उसमें वही यही बोला गया कि इनकाउंटर्स बारबैरिक, जो कि एक बहुत मतलब वो होता है ना दुर्दशा, जैसे बहुत ही ज़्यादा भयानक चीज़ थी जो इनकाउंटर हुआ था उसमें है। तो उसमें जो असम में चीफ हैं एनएचआरसी के, उन्होंने कहा है कि को अभी जैसे आप बोलो कि नहीं नहीं झट से फट से आपको जस्टिस मिल जाए, तो ये थोड़ा सा इतना नो रूम फॉर इंस्टेंट जस्टिस। कहने का मतलब है कि अभी एकदम से आपको नहीं मिलेगा, या जो जिनकी मृत्यु हुई उस हादसे में उनको इस इंस्टेंट जस्टिस मिल जाए ऐसा थोड़ा सा मतलब मुश्किल है, बट उनको जस्टिस मिलेगा, तो वही कहा गया है। तो इस वजह से जो एनएचआरसी है वो न्यूज़ में आया। मेरा फोकस इस वजह से था कि आप थोड़ी सी ग्रेविटी ऑफ न्यूज़ समझें कि ये न्यूज़ क्यों थी। आपको कुछ वर्ड्स भी सीखने को मिलेंगे, जैसे बारबैरिक। बारबैरिक मतलब होता है कि बहुत ही दुर्जन तरीके से, बहुत ही खतरनाक तरीके से जो इनकाउंटर हुआ था, भयावह बोल सकते हैं। तो वो था उस टाइम पे, अभी 2-4 दिन पहले जब डिस्कस किया था तो बहुत ज़्यादा था, बहुत इनोसेंट पीपल मारे गए थे उसमें, 18 मारे गए थे। तो इस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ है, तो इस वजह से ये बॉडी न्यूज़ में आई। तो मैं इस बॉडी को आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले एनएचआरसी मतलब जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, इट इज़ अ स्टैच्यूटरी पब्लिक बॉडी। आपको पता ही कि स्टैच्यूटरी मतलब किसी एक्ट के द्वारा बनी गई है। कब हुई है? 12 अक्टूबर 1993 को ये बनी हुई थी। किसके तहत? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट ऑर्डिनेंस। कब बना था? सितंबर 93 में। मतलब ओवरऑल हमें सिर्फ इसमें ये जानना है कि एनएचआरसी जो है वो एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाई गई बॉडी है। किसके तहत? प्रोटेक्शन करने के लिए ह्यूमन राइट्स का। बस इतना सिंपल सा हमें ध्यान देना है। इसके चेयरमैन और जो भी मेंबर्स होते हैं वो अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। और जगह पे क्या होता था कि जो हमारे चेयरमैन होते थे वही अपॉइंट होते थे प्रेसिडेंट के द्वारा, बट यहाँ पे जो उनके मेंबर्स होते हैं वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट होते हैं। अब रिकमेंड कौन करता है एनएचआरसी के मेंबर्स को? तो रिकमेंड करने के लिए कमेटी होती है। उस कमेटी में जो लोग हैं उनका मैं बताता हूँ, वो कंसिस्ट होते हैं। उस कमेटी में पीएम होते हैं, होम मिनिस्टर्स होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, अपोजिशन लीडर ऑफ लोकसभा, स्पीकर होते हैं और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो इतने लोग उस कमेटी में होते हैं जो कि रिकमेंड करते हैं कि ये नाम हो सकते हैं चेयरमैन के लिए और बाकी मेंबर्स के लिए। फिर प्रेसिडेंट उस पे मुहर लगा देते हैं। एनएचआरसी का काम क्या है ये जान लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि प्रोटेक्शन रहता है ह्यूमन राइट्स का, इसके साथ साथ प्रमोशन भी करते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे ह्यूमंस हैं दे डोंट हैव कि उनको कौन से राइट्स हैं, उनके ह्यूमन राइट्स कौन से हैं। जैसे टॉर्चर होना, पुलिस में बहुत ज़्यादा टॉर्चरिंग होती है, या जो वर्क प्लेस पे लोगों के साथ अभद्रता होती है, वो मेल हो, फीमेल या चाइल्ड हो, या चाइल्ड लेबर का जो उनके जो ह्यूमन राइट्स का दोहन होता है, तो इनका प्रमोशन भी करती है ये जो बॉडी है। जो भी और भी बहुत सारे एक्ट्स का जो कि डिफाइंड हैं, राइट्स रिलेटेड टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें गारंटी दे रखी है कि हम अच्छे से जी सकते हैं, मतलब रिलेटेड टू लाइफ, लिबर्टी हमें पूरी आज़ादी है, इक्वालिटी समानता का अधिकार है, डिग्निटी मतलब हमारे खुद का जो हमारा गर्व है उसके लिए मुझसे जी सकते हैं। तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें गारंटी दे रखी। इन सारी चीज़ों को एनएचआरसी प्रोटेक्ट करती है थ्रू उनका जो एक चैनल बना हुआ है, प्रमोट भी करती है ऐसे चीज़ों को। इसके बाद अगर इन चीज़ों का दोहन होता है तो कोर्ट में जाके इनको इन्फोर्स किया जाता है और इन पे कार्रवाई भी होती है, और जिनके इन ऐसे जो राइट्स हैं उनका दोहन हुआ है उनको जस्टिस भी मिलता है। अगर आप देखें कि एनएचआरसी जो हैं उसके इस समय चेयरमैन कौन है, तो अरुण कुमार मिश्रा एक फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं, वो करंटली चेयरमैन है। और ये 11वें चेयरमैन हैं, ये ध्यान रखना है कि 11th चेयरपर्सन ऑफ द एनएचआरसी हैं, तो ये इतना ध्यान देना है। इसके बाद मैं एक चीज़ और यहाँ पे बोलना चाहूँगा आपसे कि जो चेयरमैन बनते हैं वो फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं या सीजीआई होते हैं। मतलब उस जिसमें क्राइटेरिया ही यही है कि वो जज होंगे, या तो अदर देखिए जो जो हमारे यहाँ पे चेयरमैन होंगे वो तो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे या सीजीआई रह चुके होंगे, फॉर्मर सीजीआई या सुप्रीम कोर्ट के जज। जो मेंबर्स हैं वो भी किसी न किसी हाई कोर्ट के जज रह चुके होंगे। तो ये मतलब उनका बेसिक क्राइटेरिया है। बाकी ओवरऑल जो हमने आपको न्यूज़ बताई वो थी। तो आई होप एनएचआरसी के बारे में आपको मोटी मोटा क्या मतलब वहाँ एक तो बस ऐसे ही कि थोड़ा सा हंसाने के लिए बोल दिया, बट ओवरऑल आपको एक थोड़ा सा कंसेप्ट हो जाएगा कि एनएचआरसी है क्या, न्यूज़ में क्यों है, क्या हुआ था और एनएचआरसी का दोहन कब होता है। तो हमने आज पे डिस्कस किया।
आगे हम जान लेते हैं कुछ मिसलेनियस न्यूज़ हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं आज। बहुत सारी ऐसी न्यूज़ थी जिन पे हमें लगा कि इस तरीके से वन लाइनर दे सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि अभी एक एक चीज़ और है, जैसे पहले ही इसमें न्यूज़ है एंटी डोपिंग बिल इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। तो ये अभी हम डिस्कस कर भी दें, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। बट मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई बिल है तो वो कहीं न कहीं एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है कि हाँ चलो ठीक है ये बिल था। बट जब तक वो बिल बिकम एक्ट, अगर वो पास नहीं हो पाता तब तक उसके बारे में एग्ज़ाम्स में मुश्किल कम ही पूछते हैं उसके अंदर घुस के। तो एंटी डोपिंग बिल अभी इंट्रोड्यूस हुआ है लोकसभा में। अगर ये बिल पास हो जाता है और इट विल बिकम एन एक्ट, तब हम इसको आके आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। तो एक छोटी जानकारी थी कि एंटी डोपिंग डोपिंग किसमें होता है, जो हमारे अब करेगा कौन, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री करेगी, यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। डोपिंग होती कहाँ है, जो स्पोर्ट्स हमारे होते हैं, ये जो युवा होते हैं वो स्टेरॉइड्स लेते हैं या कुछ ऐसे पदार्थ लेते हैं, मादक पदार्थ बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे जो कि इन्हेंस करते हैं हमारे स्टेमिना को, उनको रोकने के लिए वो डोपिंग होता है। मतलब आपके खुद की स्टेमिना को ज़्यादा बूस्ट अप करने वाली कुछ ऐसी मेडिसिन वो डोपिंग कहलाती हैं। तो ये बिल है, जब एक्ट बनेगा हम उस पर डिस्कस करेंगे। एक था तो मैंने सोचा चलो आपको बता देते हैं। फिर है डिफेंस, जो डिफेंस की टाइज हैं विद फ्रेंच डिफेंस मिनिस्टर। अभी फ्लोरेंस पार्ली जो लेडी हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं फ्रांस की, वो आई हुई हैं। तो उनसे हमारे पीएम ने मुलाकात की है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने उनसे मुलाकात की है। इसका मतलब है कि जो टाइज हैं फ्रेंच के साथ डिफेंस को लेके वो काफ़ी मजबूत हो रही हैं, होने वाली हैं। मैंने इस वजह से इसको न्यूज़ में रखा है कि पूछ सकते हैं। एक तो लेडी हैं और आज को आपको पता ही है कि नारी उत्थान के लिए या वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारा कुछ हो रहा है। तो लेडी डिफेंस मिनिस्टर हैं, बहुत बड़ी बात है। वो आई हुई हैं, फ्रांस की हैं, काफ़ी अच्छे देश की हैं, मैटर करता है हमारे लिए। तो इस वजह से हमने सोचा कि आपको बता देते हैं। कहीं ना कहीं अगर दिमाग में रहेगा कि फ्लोरेंस पार्ली कौन है, तो हम बोल सकते हैं कि फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर हैं। इसके बाद एक और फैक्चुअल जो डिटेल है वो ये थी कि तमिलनाडु ने अपना एक स्टेट सॉन्ग डिक्लेयर किया है। अभी जैसे हमारा नेशनल सॉन्ग है, वैसे ही अब तमिलनाडु ने एक स्टेट सॉन्ग डिक्लेयर कर दिया है। वो है तमिल थाऊ वजथू, ये करके एक सॉन्ग है। एग्ज़ाम से पूछ सकते हैं कि अभी किस स्टेट ने अपना स्टेट सॉन्ग डिक्लेयर किया है, तो तमिलनाडु ने किया है। ये उसका जो लिखा हुआ रेड में मैंने लिख दिया है, तमिल थाई वजथू करके है सॉन्ग। अभी जैसे एक चीज़ और रहता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज़ादी है कि स्टेट जो होते हैं वो अपना खुद का जो स्टेट सॉन्ग है वो रख सकते हैं, स्टेट फ्लैग है वो रख सकते हैं। हालांकि रखते नहीं, बट रख सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी मनाही नहीं है। अगर क्योंकि एक बार मैंने देखा था यूपीएससी का कोई एग्ज़ाम था, मतलब यूपीएससी के पेपर में सिविल सर्विसेज के, उसमें था कि इस तरीके का कि स्टेट्स क्या रख सकते हैं अपना फ्लैग या इस तरीके से सॉन्ग। तो अगर ऐसे हमें पता होता है, थोड़ी बहुत जानकारी होती है, तो हम कहीं ना कहीं एलिमिनेट कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। चलिए, इसके बाद है कि एक और इंटरनेशनल खबर है कि रसिया ने कहा है नाटो नेशंस से कि वो जो ईस्टर्न यूरोप है उसको छोड़ दें। वो एरिया जो पहले फॉर्मर यूएसएसआर था, जो यूनियन ऑफ रसियन एरिया था ना, जो उसको छोड़ दें, ऐसा कहा है। हालांकि ये तो कहते रहते हैं, क्रोएशिया को लेके कुछ ऐसा टॉक चल रहा है, उनका हॉट टॉक चल रहा है। तो बस जैसे नाटो के बारे में तो मैं बता ही चुका हूँ आपको कि नाटो क्या है, एक मिलिट्री अलायंस है। तो ये एक न्यूज़ थी, थोड़ा बहुत आपको समझ में जाएगा कि कैसा क्या नहीं है। इसके बाद सीसीआई सस्पेंड अमेजन फ्यूचर डील नोड। तो इसमें सीसीआई क्या है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। हमने आपके साथ डिस्कस किया है, आप प्रीवियस उसमें वीडियोज में देखिए, आपको बहुत अच्छे से। मैंने अमेजन फ्यूचर डील जो थी, पैसे का कुछ लेना देना था, उसके बारे में भी मैंने बात की है आपसे। तो आप प्लीज़ जाके चेक लिस्ट में देखिए, जाके प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो ये भी एक न्यूज़ था कि अभी उन्होंने जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया था, उसने ये डील जो थी वो डील ही सस्पेंड कर रखी है। आगे चल के देखते हैं क्या उसमें होता है। तो ये 5 मिसलेनियस न्यूज़ थी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये न्यूज़ देख के, और प्लीज़ कमेंट करते रहा करिए, अच्छा लगता है। आइए जान लेते हैं कि अब कौन सा ऐसा काम है जो आपके लिए मैंने छोड़ा है। थिंक वंस, क्या किस पे क्या। तो अभी नॉर्थ कोरिया ने जो है वो बैन लगाया है हंसने पर 11 दिन के लिए। क्यों? क्योंकि मौत मतलब दुख था 10th एनिवर्सरी, मतलब जो डेथ एनिवर्सरी थी किम जोंग इल की। तो ये अब सोचना क्या है, ये मैं क्या बताऊँ, आप खुद ही सोचिएगा। बट वही है कि ऐसा देश जहाँ पे अगर इस तरीके का होता है तो बैन लग गया है हंसने पे, वो भी 11 दिन का, वहाँ पे सर्वाइव करना, वहाँ पे रहना कितना कठिन होगा। तो प्लीज़ आप एक बार अपने पर्सपेक्टिव से उस चीज़ को सोचिएगा कि कितना मुश्किल है अदर्स जो नेशंस हैं वहाँ पे रहना।
चलिए एक छोटी सी जानकारी थी, थिंक वंस में आप इसको सोचिएगा। दूसरा है कि यूक्रेन सेज इट रिकॉग्नाइज जेरूसलम एज इजराइल कैपिटल्स। तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं, विल ओपन एम्बेसी देयर। तो एक चीज़ होती है कि जो जहाँ स्टेट की कैपिटल होती है या किसी भी नेशन की कैपिटल होती है, कंट्री की कैपिटल होती है, एम्बेसीज बहुत जो उनके मित्र दोस्त होते हैं वो वहीं पे खोलते हैं उनकी जो कैपिटल होती है। तो यूक्रेन ने मान लिया है कि जेरूसलम जो है इजराइल की कैपिटल है। अभी अब ये करना है कि जो तेल अबीब लीगली मानी जाती है इजराइल की कैपिटल और जेरूसलम, इसमें दुविधा है। तो आपको इस मैटर को थोड़ा सा जानना है कि क्यों जेरूसलम को अभी तक फुली रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया है इजराइल के कैपिटल का, तेल अबीब ही क्यों है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखिए, पढ़िएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जेरूसलम, इजराइल और तेल अबीब ये जो मुद्दा है उसको मैं आपके साथ एक्सप्लेन करके कुछ मज़े के साथ पढ़ेंगे। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा और प्लीज़ हंसते रहिए। ओमिक्रॉन अपनी ताकत दिखा रहा है, तो बिल्कुल सुरक्षित रहिए।